अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हो? ठीक ठाक। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रोजेक्टाइल मोशन का, लेकिन इसी लेक्चर में हम सिर्फ इंट्रोडक्शन देंगे वन डायमेंशनल टू डायमेंशनल मोशन का। प्रोजेक्टाइल मोशन को डिफ़ाइन करेंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन को डिस्कस करेंगे। अब प्रोजेक्टाइल जब मूव होता है सम इनिशियल वेलोसिटी उसको दे के हॉरिजॉन्टल के साथ सम एंगल बना के, तो वो अंडर द इफ़ेक्ट ऑफ टू वेलोसिटीज़ मूव होता है। अब वेलोसिटी के उन दो कंपोनेंट्स को डिस्कस करेंगे। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्यों कांस्टेंट होता है, वर्टिकल कंपोनेंट में क्यों इंक्रीज या डिक्रीज आता है ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से। और साथ में जब हम आइडियल प्रोजेक्टाइल की बात करेंगे तो उसके लिए कुछ एजम्पशन है, उन एजम्पशन को भी इसी लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे। फिर बकाया जो टॉपिक रहता है प्रोजेक्टाइल मोशन का, उसको हम 2 या 3 लेक्चर के अंदर ख़त्म करेंगे। तो स्टार्ट लेते हैं इंट्रोडक्शन से। तो बच्चों, हम जानते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी पार्टिकल है, कोई भी पार्टिकल अगर हम मान लें और हम कहें कि वो मोशन करता है अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन, तो वो मोशन या तो स्ट्रेट लाइन होगा जिसको वन डायमेंशनल कहते हैं, या पैराबोलिक होगा जिसको टू डायमेंशनल कहते हैं। अगर कोई पार्टिकल है वो अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन मूव हो रहा है, मोशन करता है, तो वो मोशन या तो स्ट्रेट लाइन होगा जिसको वन डायमेंशनल, या पैराबोलिक होगा जिसको हम टू डायमेंशनल कहते हैं। अब स्ट्रेट लाइन मोशन जो कि वन डायमेंशनल मोशन होता है, उसके लिए 3 कंडीशन है। उन तीनों कंडीशन की बुनियाद पर हम कहते हैं कि ये मोशन जो है ये स्ट्रेट लाइन में है, जो कि वन डायमेंशनल कहलाता है। वो कंडीशन क्या है? फर्स्ट कंडीशन ये है, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल अगर वो 0 के बराबर हो। सेकंड कंडीशन ये है, इनिशियल वेलोसिटी, शॉर्ट नोटेशन में लिखता हूं, ऑफ द पार्टिकल इन द डायरेक्शन ऑफ कांस्टेंट एक्सेलरेशन हो। एक्सेलरेशन यानी हम कह सकते हैं कि पैरेलल हो, यानी पार्टिकल की जो इनिशियल वेलोसिटी है और कांस्टेंट एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन है ये दोनों सेम हो, यानी आपस में पैरेलल हो। थर्ड कंडीशन ये है, इनिशियल वेलोसिटी of the particle is in the opposite direction, in the opposite direction of constant acceleration हो। अब जब दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है तो हम लिख सकते हैं कि एंटी पैरेलल हो। तो ये 3 कंडीशन है स्ट्रेट लाइन मोशन या वन डायमेंशनल मोशन के लिए। अब इन तीनों कंडीशन को हम डायग्रामेटिकली शो करते हैं। फर्स्ट केस के लिए हम मान लेते हैं कि सपोज ये अर्थ सरफेस है, अर्थ सरफेस से सम हाइट पर यहाँ पर कोई पार्टिकल है। अब इस पार्टिकल की यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी जो है वो 0 के बराबर है, पर कांस्टेंट एक्सेलरेशन जो कि यहाँ पर हम मान लेते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी, इसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ये फर्स्ट केस है, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल वो क्या हो, 0 के बराबर हो, ठीक है ना। तो ये फर्स्ट स्टेप में हम कहते हैं कि ये मोशन जो है ये वन डायमेंशनल होगा,
क्योंकि पार्टिकल जो है उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 के बराबर है। सेकेंड केस में हम लिखते हैं कि सपोज यहाँ पर कोई पार्टिकल है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी है vi, पर वो किस डायरेक्शन में है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में, यानी दोनों की डायरेक्शन सेम है। जब सेम होते हैं तो हम उसके लिए पैरेलल का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। तो फिर इस किस्म के मोशन को हम वन डायमेंशनल मोशन कहते हैं। इनिशियल वेलोसिटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी कांस्टेंट एक्सेलरेशन ये भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ओके, थर्ड स्टेप में जो कि तीसरा कंडीशन था वो ये था कि अगर पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी अपोजिट इन डायरेक्शन हो कांस्टेंट एक्सेलरेशन को, अगर हम सपोज करें कि इस पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी vi है अपर डायरेक्शन में, यानी अपर डायरेक्शन में हम उसको थ्रोन करते हैं। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो तो हमेशा के लिए डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो दोनों की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, यानी ये दोनों एंटी पैरेलल हैं, तो ये भी वन डायमेंशनल मोशन कहलाता है। अब अगर यहाँ पर हम देखें फर्स्ट केस के अलावा यहाँ पर हम एंगल 0 मान लेते हैं, 0 डिग्री, और यहाँ पर एंगल जो है इन दोनों के बीच में ये 180 डिग्री बन जाती है। अब इन केसेस के अलावा जितनी भी केसेस है, यानी अगर हम किसी पार्टिकल को इनिशियल वेलोसिटी दे के और वो हॉरिजॉन्टल के साथ सम एंगल बना के उसको थ्रोन करे, और वो एंगल जो है थीटा वो न तो 0 डिग्री के बराबर हो और न 180 डिग्री के बराबर हो, क्योंकि अगर 0 के बराबर फिर तो वन डायमेंशनल का केस बनता है, दोनों आपस में पैरेलल होंगे। अगर हम 180 डिग्री ले ले तो भी वन डायमेंशनल का केस बनता है, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी और कांस्टेंट एक्सेलरेशन दोनों अपोजिट इन डायरेक्शन। इस वजह से हम कहते हैं कि इन केसेस के अलावा जितनी भी केसेस है, अगर हम पार्टिकल को हॉरिजॉन्टल के साथ सम एंगल बना के इनिशियल वेलोसिटी दे दे, पर वो एंगल न 0 डिग्री हो और न 180 डिग्री हो, और पार्टिकल मोशन करे अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन, तो वो मोशन 2 डायमेंशनल मोशन यानी पैराबोलिक मोशन कहलाता है। और पैराबोलिक मोशन जो है वो 2 डायमेंशनल मोशन होता है। अब 2 डायमेंशनल मोशन प्रोजेक्टाइल मोशन का भी 2 डायमेंशनल मोशन है, क्योंकि प्रोजेक्टाइल मोशन का जो प्लेन है वो वर्टिकल प्लेन होता है। प्रोजेक्टाइल मोशन में हम हॉरिजॉन्टल प्लेन को नहीं लेते, हमेशा के लिए प्रोजेक्टाइल मोशन का जो प्लेन होगा वो वर्टिकल होगा, और प्रोजेक्टाइल मोशन जो है ये 2 डायमेंशनल मोशन कहलाता है। अब प्रोजेक्टाइल मोशन को हम डिफाइन करते हैं कि ऐसा मोशन जिसमें किसी बॉडी को इनिशियल वेलोसिटी और वो हॉरिजॉन्टल के साथ सम एंगल बना के ड्यू टू ग्रेविटी मोशन करे, तो फिर इस किस्म के मोशन को हम नाम देते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन का। अब प्रोजेक्टाइल मोशन को हम डिफाइन करते हैं एग्जैक्टली कि प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है, कैसे हम उसको डिफाइन करेंगे। तो प्रोजेक्टाइल मोशन की डिफिनीशन में हम लिखते हैं कि अगर हम किसी भी बॉडी को कंसीडर करें, कोई भी बॉडी आप ले लें, एनी बॉडी, कोई भी बॉडी हो, अगर उस बॉडी को हम इनिशियल वेलोसिटी के साथ थ्रोन करें और वो हॉरिजॉन्टल के साथ सम एंगल बनाए, पर वो एंगल न 0 डिग्री हो और न 180 डिग्री हो, और वो मूव करे अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी की वजह से वो मूव करे, without applying any external force। हम इसके बाद एक्सटर्नल फोर्स को अप्लाई नहीं करते। एक मरतबा हमने उसको इनिशियल वेलोसिटी दे दी, अब इसके बाद हम एक्सटर्नल फोर्स को अप्लाई नहीं करते, पर ये बॉडी जो है ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से अपनी मोशन को कंप्लीट करे, तो फिर इस किस्म के मोशन को हम नाम देते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन का। तो प्रोजेक्टाइल मोशन कौन सा मोशन होता है?
कोई भी बॉडी हम ले लें, उसको हम इनिशियल वेलोसिटी विथ सम एंगल के साथ, और वो अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी अपनी मोशन को कंप्लीट करे बगैर किसी एक्सटर्नल फोर्स के अप्लाई, तो फिर इस किस्म के मोशन को हम क्या नाम देते हैं? प्रोजेक्टाइल मोशन का नाम देते हैं। और प्रोजेक्टाइल मोशन जो है वो 2 डायमेंशनल होता है। अब सपोज करते हैं कि फॉर एग्जांपल हमने किसी पार्टिकल को इनिशियल वेलोसिटी vi दी और हॉरिजॉन्टल के साथ सम एंगल थीटा बनाया। इसके बाद हम फोर्स अप्लाई नहीं करते, कोई एक्सटर्नल फोर्स यहाँ पर नहीं है, पर ये बॉडी अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी मोशन करे, तो फिर बॉडी की इस किस्म की मोशन को हम प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। और बॉडी के मोशन का जो पाथ है ये, जो कि कर्व फॉर्म में है, कर्व्ड पाथ है, और पैराबोलिक पाथ जो है वो कर्व्ड पाथ होता है, इसी पाथ को हम कहते हैं ट्रेजेक्ट्री ऑफ प्रोजेक्टाइल। ट्रेजेक्ट्री ऑफ प्रोजेक्टाइल। अब प्रोजेक्टाइल के लिए ये ज़रूरी नहीं कि हमेशा के लिए हम किसी भी पार्टिकल को हॉरिजॉन्टल के साथ सम इनिशियल वेलोसिटी दे के उसको थ्रोन करें। ऐसा भी हो सकता है कि हम अर्थ से सम हाइट पर हैं, स्मॉल हाइट पर, यहाँ पर हम किसी बॉडी को सम एंगल के साथ इनिशियल वेलोसिटी दे के उसको थ्रोन करें। यानी प्रोजेक्टाइल के डिफरेंट टाइप्स हैं। अब उसी टाइप्स को यहाँ पर डिस्कस करते हैं कि प्रोजेक्टाइल के कौन कौन से टाइप्स हैं। फर्स्ट टाइप तो ये है, इनिशियल वेलोसिटी दे के हॉरिजॉन्टल के साथ सम एंगल बना के अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी वो अपनी मोशन को कंप्लीट करे, तो इसको हम कहते हैं ये प्रोजेक्टाइल मोशन है। सेकेंड केस में हम लेते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमने प्रोजेक्टाइल को इनिशियल वेलोसिटी vi दे दी, अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी ये कर्व पाथ में अपनी मोशन को कंप्लीट करेगा, ये भी प्रोजेक्टाइल है। या सपोज हमने इस तरह वेलोसिटी दी इनिशियल वेलोसिटी vi, अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी ये मोशन को कंप्लीट करेगा, ये भी प्रोजेक्टाइल है। या पार्टिकल को हमने इस तरह फेंका, इनिशियल वेलोसिटी vi दे के वो अपनी मोशन को कंप्लीट करेगा, तो ये भी एक प्रोजेक्टाइल है। या अगर हम सपोज करें कि हमारे पास कोई इंक्लाइंड प्लेन है, यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी vi दे के अब ये प्रोजेक्टाइल जो है अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी या अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी अपनी मोशन को कंप्लीट करेगा, ये है उसका पाथ, ये भी प्रोजेक्टाइल है। या यही इंक्लाइंड प्लेन है, इस तरह हमने इनिशियल वेलोसिटी vi दे दी प्रोजेक्टाइल को, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी ये अपनी मोशन को कंप्लीट करेगा, ये है उसका पाथ, तो ये भी प्रोजेक्टाइल है। यानी डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोजेक्टाइल हैं। ये ज़रूरी नहीं कि हमेशा के लिए हम अर्थ सरफेस पे किसी भी पार्टिकल को इनिशियल वेलोसिटी दे के और वो हॉरिजॉन्टल के साथ सम एंगल थीटा बनाए, पर वो थीटा ना 0 डिग्री हो और ना 180 डिग्री हो, तो वो प्रोजेक्टाइल मोशन कहलाता है। ये ज़रूरी नहीं। प्रोजेक्टाइल के डिफरेंट टाइप्स हैं जो मैंने यहाँ पर आपको बता दिए। अब इसके बाद जब प्रोजेक्टाइल मूव होता है तो प्रोजेक्टाइल की मोशन जो है वो इफ़ेक्ट होता है 2 वेलोसिटीज़ की वजह से। चूँकि प्रोजेक्टाइल 2 डायमेंशनल मोशन है तो x कंपोनेंट भी होगा, y कंपोनेंट भी वेलोसिटी की होगा। तो वेलोसिटी को हम 2 कंपोनेंट में रिजॉल्व करते हैं, एक होगी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी और दूसरी होगी वर्टिकल वेलोसिटी। अब वेलोसिटी के जो 2 कंपोनेंट है उसके लिए हम लिखते हैं कि प्रोजेक्टाइल जो 2 वेलोसिटी की वजह से उसकी मोशन जो इफ़ेक्ट होता है उसमें फर्स्ट जो है उसके लिए हम लिखते हैं कि एक कंपोनेंट वेलोसिटी का होता है यूनिफॉर्म वेलोसिटी कंपोनेंट, जो कि हमेशा के लिए एलॉन्ग हॉरिजॉन्टल होगा, एलॉन्ग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन होगा। अब ये कंपोनेंट जो है इसमें कोई चेंज नहीं आता, नो चेंज, उसमें कोई चेंज नहीं आता। यानी हम कह सकते हैं कि ये कंपोनेंट जो है ये कांस्टेंट रहता है। अब कांस्टेंट ये तब रहेगा अगर हम सपोज करें कि नो फ्रिक्शनल एयर रेजिस्टेंस। अगर हम एयर रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट करें तब ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी
वेलासिटी का जो कंपोनेंट है यूनिफॉर्म वेलासिटी एलॉन्ग हॉरिजॉन्टल जो है ये पेड़ कांस्टेंट रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा जब हम एयर रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट करें। अब जब ये कांस्टेंट रहता है तो इसमें जो एक्सेलरेशन है ax वो 0 के बराबर होगी। सेकेंड वन है कंपोनेंट जो है वेलासिटी का वो है यूनिफॉर्मली चेंजिंग वेलासिटी, या तो वो इंक्रीज होती है और या डिक्रीज होती है ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से। ग्रेविटी की वजह से यूनिफॉर्मली चेंजिंग वेलोसिटी यानी उसका जो वर्टिकल कंपोनेंट है, अगर पार्टिकल ऊपर जा रहा है, प्रोजेक्टाइल ऊपर जा रहा है तो ग्रेविटी की वजह से उसका ये कंपोनेंट जो है उसमें डिक्रीज आएगा। अब अगर मैक्सिमम हाइट पर पहुंचने के बाद ये पार्टिकल या प्रोजेक्टाइल नीचे आना शुरू करता है तो इस दौरान ग्रेविटी की वजह से फिर इस कंपोनेंट में यानी यूनिफॉर्मली चेंजिंग वेलोसिटी का जो कंपोनेंट है यानी वर्टिकल कंपोनेंट फिर इसमें इंक्रीज आना शुरू हो जाता है। तो दो कंपोनेंट है वेलोसिटी के, यूनिफॉर्मली या यूनिफॉर्म वेलोसिटी कंपोनेंट एलॉन्ग हॉरिजॉन्टल जो होता है, ठीक है ना, जिसको हम बाद में डिनोट करेंगे Vx इजिकल टू वी नॉट इंटू काज ऑफ थीटा वाला एक कंपोनेंट है। और ये यूनिफॉर्मली चेंजिंग वेलोसिटी कंपोनेंट है जिसको हम Vy से रिप्रेजेंट करते हैं जो कि वी नॉट इंटू साइन ऑफ थीटा के बराबर होता है। अब इस कंपोनेंट में चेंज आता है यानी या ये इंक्रीज होता है और या ये डिक्रीज होता है, पर ये कंपोनेंट जो है ये हमेशा के लिए कांस्टेंट होगा अगर हम फ्रिक्शनल एयर रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट करें, तब हमारे पास ये कंपोनेंट कांस्टेंट रहता है और ये यूनिफॉर्मली चेंज होता है। ऊपर की डायरेक्शन में इसमें डिक्रीज आता है और डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसमें इंक्रीज आना शुरू होता है। तो प्रोजेक्टाइल मोशन की जो मोशन है या प्रोजेक्टाइल का जो मोशन है वो वेलोसिटी की वजह से अंडर द इफेक्ट ऑफ टू वेलोसिटीज उसमें चेंज आता है। वो हमने बता दिए कि एक ये कंपोनेंट है और दूसरा जो है वो ये कंपोनेंट है। अब इसके बाद कुछ एजम्पशन है, यानी जब हम आइडियल प्रोजेक्टाइल की बात करते हैं तो उस एजम्पशन को हम अंडर कंसिडरेशन लेते हैं क्योंकि उसके बगैर तो फिर काम नहीं चलता, क्योंकि उसकी जो पाथ है, उसकी जो ट्रेजेक्ट्री है उसमें या उसका जो हॉरिजॉन्टल रेंज है उसमें फिर फ़र्क आएगा। तो इस वजह से हम आइडियल प्रोजेक्टाइल की बात करते हैं तो उसके लिए कुछ एजम्पशन है। वो एजम्पशन जो है वो हम फॉलो करते हैं। उस एजम्पशन में पहला एजम्पशन जो है वो ये है कि हम नो फ्रिक्शनल एयर रेजिस्टेंस। फर्स्ट एजम्पशन नो फ्रिक्शनल एयर रेजिस्टेंस, यानी एयर रेजिस्टेंस को हम नेग्लेक्ट करते हैं आइडियल प्रोजेक्टाइल में। सेकेंड वन जो है वो हम कहते हैं कि प्रोजेक्टाइल मोशन इफेक्ट होता है रोटेशन ऑफ अर्थ की वजह से, कर्वेचर ऑफ अर्थ की वजह से, पर इन दोनों को हम निगलेक्ट करेंगे। यानी हम कहते हैं रोटेशन ऑफ अर्थ एंड कर्वेचर ऑफ अर्थ, इन दोनों की वजह से प्रोजेक्टाइल मोशन में इफेक्ट आता है, यानी वो इफेक्ट होता है। पर यहाँ पर आइडियल प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए हम रोटेशन ऑफ अर्थ और कर्वेचर ऑफ अर्थ इसको हम नेग्लेक्ट करेंगे कि ये दोनों जो हैं इसकी वजह से प्रोजेक्टाइल मोशन इफेक्ट नहीं होता। थर्ड स्टेप में हम कहते हैं एट ऑल पॉइंट्स ड्यूरिंग मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल the value of g acceleration due to gravity remains constant। यानी हम कहते हैं height does not affect the value of
जी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। यानी प्रोजेक्टाइल मोशन उसकी जो पाथ है, उसकी जो ट्रेजेक्ट्री है, उस ट्रेजेक्ट्री में किसी भी पॉइंट्स पर, यानी हर एक पॉइंट पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है उसकी वैल्यू कांस्टेंट रहेगी। हम कहते हैं कि जी की जो वैल्यू है वो हाइट की वजह से इफेक्ट नहीं होगी। और ये हम लिखते हैं कि आमतौर पर प्रोजेक्टाइल मोशन में हम कहते हैं फॉर स्मॉल हाइट, यानी फॉर स्मॉल हाइट आमतौर पर हम स्मॉल हाइट्स को लेते हैं और हम कहते हैं कि फॉर स्मॉल हाइट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है ये ऑलमोस्ट कांस्टेंट होती है। तो इस वजह से हम लिखते हैं थर्ड एजम्पशन में कि एट ऑल पॉइंट्स ड्यूरिंग मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल द वैल्यू ऑफ जी विल रिमेन कांस्टेंट, यानी हाइट डज नॉट इफेक्ट द वैल्यू ऑफ जी। हाइट की वजह से जी की जो कीमत है, उसकी जो वैल्यू है, उसमें कोई चेंज नहीं आता, क्योंकि हम कहते हैं कि फॉर स्मॉल हाइट्स ऑलमोस्ट जी की वैल्यू जो है वो कांस्टेंट है। तो ये था इंट्रोडक्शन। अब इंट्रोडक्शन के बाद प्रोजेक्टाइल मोशन को हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद वाली लेक्चर में हम इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री को उसको कैलकुलेट करेंगे। वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम टी, प्रोजेक्टाइल की जो वेलोसिटी है एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम टी, उसकी भी डिराइव करेंगे, उसका मैग्नीट्यूड है, और साथ में डायरेक्शन भी फाइंड करेंगे। यानी प्रोजेक्टाइल मोशन को हम 2-3 वीडियो लेक्चर के अंदर ख़त्म करेंगे। तो ये तो सिर्फ इंट्रोडक्शन। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।